नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन को छोटा करने को लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा था मुद्दा? हमने तो एसआईआर पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर एसआईआर का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सोमवार से बिहार विधानसभा के नए सत्र का भी आगाज होने जा रहा है। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर एनडीए खेमे में उत्साह दिख रहा है। दूसरी तरफ हार से मायूस महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा सज धज कर तैयार हो चुका है और विधानसभा में नए विधायकों का इंतजार है। आपको दिखाते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विधानसभा अपने नए सदस्यों का इंतजार कर रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, तो विपक्ष कम संख्या होने के बावजूद सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होगा। 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन पर अध्यादेश की प्रतियां रखी जाएंगी और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएगी। 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और उस पर सरकार का जवाब होगा। इसके बाद अंतिम दिन 5 दिसंबर को व्यय विवरणी पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र जो है वो आहूत की गई है और ये सत्र जो है वो 5 दिनों की होगी। पहले दिन जो है निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाया जाएगा
दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का जो है वो चयन होंगे और यह अभिभाषण जो है वो सेंट्रल हॉल में होगी। चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो वाद विवाद होगा। पांचवें दिन अनुपूरक बजट पे वाद विवाद होगा और उसके साथ ही सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और इधर हम बताते चले कि यह सत्र जो है वो बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार सत्र में जो है सत्ता पक्ष की संख्या बल जो है अधिक है, विपक्ष की संख्या बल जरूर कम है, लेकिन विपक्ष जो है वो पूरे तौर पर आक्रामक होगा। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। विपक्ष इस सत्र में सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने विपक्ष को नसीहत देते हुए सकारात्मक बातों को सदन में रखने की सलाह दी है। बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को बहुत साफ संदेश दे दिया है कि ईमानदारी की और सही बातें सदन के अंदर किया करें। आप गलत बयानी और लोगों को भ्रमित करने वाला बात और बयान न दिया करें। विपक्ष को मैं भी सलाह दूंगा कि विपक्ष का काम होता है सरकार को सार्थक सलाह देना, सरकार को सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखना। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एनडीए के विधायकों की संख्या के मुकाबले विपक्षी विधायकों की संख्या काफी कम है। ऐसे में सोमवार को जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो जाहिर है एनडीए का उत्साह चरम पर होगा। वहीं करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। नए विधायकों के स्वागत में विधानसभा फूलों से सजा है। इस बार विधानसभा की हाईटेक तस्वीर भी दिखेगी। विधानसभा में अब हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगाया गया है। विधायक अपना भाषण, नोटिस और सवाल ऐप में अपलोड करेंगे। मंत्री भी टैबलेट के माध्यम से ही सवालों के जवाब देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, जिन गानों को आधार बनाकर बीजेपी ने बिहार में आरजेडी के खिलाफ प्रचार किया, जिन गानों को हार की वजह मानकर तेजस्वी यादव ने बिहार में 32 गायक कलाकारों को नोटिस भेज दिया। अब वैसे गानों से अखिलेश यादव सावधान हो चुके हैं। गायकों को अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि बिहार में जैसे गाने बनाए वैसे यूपी में मत बनाना। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के प्रचार में मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में खूब चला। रंगदारी गाना भी चला था। आरजेडी सरकार बन तो यादव रंगदार बन। ऐसे कई गाने थे जो आरजेडी के कैंपेन का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने उसे भरे मंच से खूब गाया। खुद पीएम मोदी जगह जगह मंच से इस गाने को बताकर जंगल राज की याद दिलाने लगे थे। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती। इन गानों को लेकर बीजेपी ने ऐसा कैंपेन किया कि तेजस्वी का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब अखिलेश यादव को भी वही डर सता रहा है और यही वजह है कि अखिलेश ने पहले ही कलाकारों को साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में आरजेडी के लिए जैसे गाने बने वैसे गाने मत बना देना। मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। दरअसल बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने ऐसे 32 गायकों और कलाकारों के बनाए ऐसे गानों को हार का एक कारण माना और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब अखिलेश पहले से ही कलाकारों को सावधान कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार का भय सता रहा है। जिस प्रकार से गुंडा राज बिहार में था, उसका चित्रण कलाकारों ने किया था और कलाकार सही बातों का चित्रण करता है। वो अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के भी गुंडा राज, माफिया राज का चित्रण अगर कहीं कलाकारों ने किया, कलाकार सच्ची बातें कहता है, सच्ची घटनाओं पर गाना गाता है, तो अखिलेश यादव की लुटिया डूबनी तय है। हालांकि अभी 2027 चुनाव में समय जरूर है, लेकिन सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। तेजस्वी की हार से सबक लेते हुए अखिलेश यादव यूपी में अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने कलाकारों को साफ कह दिया है
कि ऐसे गाने नहीं चलेंगे जिसमें जातीयता या रंगदारी जैसे मतलब आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर से देश में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर साझा ऑपरेशन में 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी एमपी, यूपी और पंजाब के रहने वाले बताए गए। सामने आया है कि ये तीनों पाक खुफिया एजेंसी में आईएसआई के संपर्क में थे। देश में आतंकी साजिश पर बड़ा प्रहार। 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। एमपी, यूपी और पंजाब से जुड़े तार। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद आतंकियों और उनके मददगारों पर देश की सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी कड़ी में एक और आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब से आतंकियों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का साझा ऑपरेशन था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आतंकी बड़ी साजिश की फिराक में थे। सामने ये भी आया है कि ये सभी आतंकी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। तीनों पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये इनमें से एक आदमी जो है वो पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का। एक आदमी पंजाब का है, हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, उसका सरगना पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी है। अब सवाल है कि आखिर शहजाद भट्टी कौन है? शहजाद भट्टी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड है। शहजाद भट्टी का नेटवर्क पाकिस्तान के अलावा दुबई, अमेरिका और कनाडा तक फैला है। शहजाद पर 2024 में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को धमकी देने के आरोप है और यूट्यूबर रजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंकने का भी आरोप है। शहजाद भट्टी की जेल से लॉरेंस बिश्नोई के साथ तस्वीर भी सामने आई थी। बाद में शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई में अनबन हो गई। इसके बाद शहजाद भट्टी गैंगस्टर से आतंकी बन गया और आगे चलकर इसने गैंगस्टर और आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया। पूछताछ में लगातार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये लोग सीधे आईएसआई के कनेक्शन में थे और शहजाद भट्टी की गैंग से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि शहजाद भट्टी वही आतंकी है जिससे अभी अनमोल बिश्नोई ने भी अपनी जान को खतरा बताया था। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है और वह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लेकिन आतंकियों के तार लगातार भारत में और खास करके मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। ये एक गंभीर और बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफी समय से इसके नेटवर्क पर नजर रख रही थी। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है और आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लेकिन एक बात साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने देश को बड़े संकट से बचा लिया और एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर डाला। इन गिरफ्तार आतंकियों के फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं और इनके संपर्क में जो लोग हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भी और कई गिरफ्तारियां जल्द होंगी। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
और वहीं बिहार के मोतिहारी में एनआईए ने 3 जगहों पर छापेमारी की। जाली नोट के साथ ही दोहरी नागरिकता कनेक्शन की एनआईए जांच कर रही है। बेलवा और अरडा गांव में एनआईए की टीम पहुंची, जहां पर टीम के पहुंचने के बाद सनसनी की तस्वीरें दिखाई दी। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बिहार में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने पहले सुबह मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव और आदापुर थाना क्षेत्र के अरना गांव में धावा बोल दिया। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद इलाके में सनसनी की स्थिति देखी। फेक करेंसी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में एनआईए की टीम ने चकिया के शिक्षक मनोज पाठक के घर और आदापुर क्षेत्र के रुदल पासवान और बद्री पासवान के घर की तलाशी ली। एनआईए की टीम घरों के सभी दस्तावेजों को बाहर निकाल कर एक एक करके उनकी गहन जांच कर रही थी। इस दौरान स्थानीय थाने की पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। एनआईए ने मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को हिरासत में लिया और कई कागजात और मोबाइल को भी जब्त किया। एनआईए की टीम ने आज पूर्वी चंपारण के आदापुर और चकिया में छापेमारी की है और मनोज पाठक के दामाद धीरज तिवारी को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चकिया थाने की तस्वीर है और यहीं पर धीरज तिवारी से आज जो है एनआईए की टीम और पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए जो जानकारी मिली है कि धीरज तिवारी नेपाल का रहने वाला है और वैसी स्थिति में उसने भारतीय कागजात भी उन्होंने बनवाया है, अपना पैन कार्ड बनवाया है, आधार कार्ड बनवाया है और वैसी स्थिति में नेपाल की भी नागरिकता है। फेक करेंसी का भी मामला है और उनकी पत्नी की मौत काफ़ी पहले हो गई थी और उनके बैंक से कई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो चकिया में भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहाँ पे भी एटीएम से पैसे निकाले गए हैं और ये पैसे जो है काफ़ी मात्रा में जो है वो पैसे निकाले गए हैं। तो वैसी स्थिति में पूरी जांच में एनआईए की टीम जुटी है। एनआईए की टीम ने करीब 2 से 3 घंटे तक छापेमारी की। बताया जा रहा है कि धीरज तिवारी कुवैत में रहकर कमाई करता था और उसने नेपाल की नागरिकता के साथ साथ भारत में भी अपनी फर्जी आधार कार्ड और कई कागजात बनवाए थे। 2018 में ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी के बैंक खाते अभी भी सक्रिय थे। उससे करोड़ों का लेन देन हुआ था। एनआईए की टीम ने एक बैग, दस्तावेज, मोबाइल फोन, आधार कार्ड के साथ साथ कई कागजातों को जब्त किया। एनआईए और बिहार पुलिस की टीम फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। छापेमारी से नए सबूत मिलने की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और वहीं बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे का कहर बरप रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी सा दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार हो रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। मधेपुरा की इन तस्वीरों को देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद हड़कंप की स्थिति बनी है। बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त है। मकान, सड़क किनारे लगी हुई दुकानों को पलक झपकते ही बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। अब जरा दानापुर के पालीगंज की ये तस्वीरें देखिए। पालीगंज में एक बार फिर बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध दुकानों पर पीला पंजा कहर बनकर बरप रहा है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल है। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। पटना की सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि सरकार ने हमारे आशियाने को उजाड़ दिया। जाता है पार्टी में, शादी ब्याह के शादी में, तब पुलिस आता है 2 बजे तब पकड़ बच्चा के ले जाता है। तब लोग कैसे जिएंगे भैया? आपके घर पर बुलडोजर चल गया है। हाँ, बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों पर सरकार बख्शने का मूड नहीं दिखा रही। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अतिक्रमण हटाना क्यों जरूरी है। सड़क किनारे की जमीन को लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं। इससे जाम की समस्या पैदा होती है। ऐसे में अतिक्रमण को हटाना जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक जमीन, सड़क,
फुटपाथ और सामुदायिक जगह आम जनता की होती है। ऐसे जगहों पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? रास्ता छोटा होने से सड़क सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होती है। इमरजेंसी में गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत होती है। ऐसे में अतिक्रमण पर वार करना जरूरी हो जाता है। बिहार में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार कानून तोड़ने वालों को साफ संदेश दे रही है कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।